एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमार्ट वर्सेस वॉलमार्ट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या ऐसी चीज़ें हैं डीमार्ट के अंदर जो वॉलमार्ट में अपने ग्रोथ के समय में हुआ करती थी। आज वॉलमार्ट एक मैच्योर्ड और बिग बिजनेस है, बट डीमार्ट आज भी इंडिया में एक ग्रोइंग बिजनेस है। तो इस वीडियो में अपन उनका कंपैरिजन करेंगे और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डीमार्ट को इंडिया का वॉलमार्ट बनाता है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्यों बाकी इंडिया की रिटेल अगर अपन देखें उनसे यहाँ पे ये अलग है। तो ये सारी चीज़ों पे अपन बात करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक डीमार्ट के इन्वेस्टर्स के लिए पहले तो अपडेट हो जाए। डीमार्ट वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक जो हम लोग ने यहाँ पे हमारे चैनल पे सबसे पहली बार यहाँ पे कवर किया था। जब हम लोग ने कवर किया था 2,000 रुपये का भाव था करीबन करीबन। उसके बाद से जो यहाँ पे रैली आई है वो खतरनाक आई है और हर भाव पे हमने एक ही चीज़ बोली है, बाय डीमार्ट, बाय डीमार्ट, बाय डीमार्ट एंड होल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म। कभी भी हमें डीमार्ट यहाँ पे शॉर्ट टर्म का स्टॉक लगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने 3,000 पे भी दिया था, 3,300 पे भी दिया था। रिसेंट में अभी हम लोग ने ना 3,600-3,500 रुपए पे यहाँ पे इसका एक एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस बनाया था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने बार बार इस पे वीडियो बनाया और आज अगर आप देखोगे तो 5,500 का हाई मारा है, 5,600 रुपए के आसपास का हाई मारा है, जो कि लगभग लगभग हमारे यहाँ से 2x हो गया है। ठीक है, बट ये तो 2x की बात हो गई। बट यहाँ पे अगर अपन देखें तो आईडीबीआई कैपिटल की एक रिपोर्ट क्या बोलती है कि डीमार्ट यहाँ पे 100 बैगर स्टॉक होगा। 100 बैगर का मतलब है यहाँ पे जो उसका आईपीओ प्राइस था 300 से यहाँ पे 100 टाइम्स यानी 30,000 रुपीज़ का स्टॉक होगा बाय 2047 या इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। ठीक है, यानी नेक्स्ट 25 ईयर्स मतलब अपने साल 2046 तक। तो वो क्यों बोल रहे हैं, उनके पास ये है कि भाई ये है अगला इंडिया का वॉलमार्ट। ठीक है, अब अपन उनकी रिपोर्ट को, उनके एनालिसिस को समझते हैं बिकॉज दैट इज वेरी 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 नाइस। अगर अपन देखें तो वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने 100 बैगर का बोला है जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डीमार्ट यहाँ पे 28% CAGR की ग्रोथ करेगा। ठीक है, उसका जो EPS होगा वो यहाँ पे इस तरीके से ग्रोथ करेगा। EV टू EBITDA रेशो उसका यहाँ पे 60 के आसपास रहेगा। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जो डीमार्ट की जो नेटवर्क स्टोर नेटवर्क है 17% से ग्रोथ करने वाला है, रेवेन्यू 28% से और पैट यहाँ पे 28% से। उसके अलावा अगर अपन देखें तो डीमार्ट आज 229 स्टोर्स, लगभग 231 240 स्टोर्स के आसपास है उनके। वहीं पे जब वॉलमार्ट इस समय था 229 स्टोर्स के बाद, तो वो 17 साल बाद ही यहाँ पे 100 बैगर बन गया था। ठीक है, अभी अगर अपन देखें इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया ने, वॉलमार्ट ने जो अपना रेवेन्यू ग्रो किया था ना उस टाइम, अगर अपन देखें तो 33% CAGR की ग्रोथ से किया था। वहीं पे डीमार्ट पे जो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 28% की CAGR से ही ग्रो करेगा और डीमार्ट की कम भी कर रहे हैं। और दूसरा, इंडिया में अंडर पेनिट्रेशन भी है। मतलब ये जो पूरा का पूरा बात है ये एकदम कंजर्वेटिव बेसिस पे बताई गई है। वो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक तो इंडिया में ग्रोथ भी ज़्यादा होगी बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन 4 गुना ज़्यादा US से, तो इस तरीके के यहाँ पे और ज़्यादा कंजप्शन होगा और ज़्यादा जो रेवेन्यू ग्रोथ 28% है CAGR की वो और ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा डीमार्ट के अंदर एक और जो सिमिलर चीज है वॉलमार्ट से, वो है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स यानी ऐसा हुआ कि डीमार्ट में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं या वॉलमार्ट में जो लोग एक लोअर लेवल्स पे ज्वाइन करते हैं वही बाद में आके एक CEO बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सैम वॉल्टन है या फिर अगर अपन बाकी जो डीमार्ट के अंदर जो CEO है नवीन नोराना, तो वो यहाँ पे इंडिया के एक तो पहली बात तो रिचेस्ट एम्प्लॉई है। ठीक है, तो वो भी एक समय में है ना डीमार्ट के एज एसोसिएट वगैरह थे। और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, मतलब डीमार्ट के अंदर वो लोग है ना एम्प्लॉय एट्रिशन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये लोग काम करते हैं। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स बेसिकली यहाँ पे एक तो लेस डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि एक आप आउटसाइड CEO को लेके आते हो ना तो एकदम से कंपनी पूरी बदल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे न्यू कैटेगरीज अगर अपन देखें, वॉलमार्ट ने है ना शुरू शुरू में वो लोग भी है ना ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज का काम करते थे। ठीक है, अगर अपन देखें 1982 जब यहाँ पे 20 साल हो गए थे वॉलमार्ट को, तो लगभग 1982 के आसपास तक तो वो लोग है ना केवल ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज का काम करते थे। आज डीमार्ट को ओवरऑल यहाँ पे 21-22 ईयर्स हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो अभी भी वो क्या कर रहे हैं, 3 कैटेगरीज में ही काम करते हैं, जनरल मर्चेंडाइज, अपैरल्स और अपना फूड एंड कैटेगरी और मतलब जो फूड एंड FMCG होता है, और उसके अलावा कुछ होम रिलेटेड यहाँ पे जो चीज़ें होती है अपने घर में जो काम आती है वो सारी चीज़ें होती है। बट डीमार्ट में और क्या क्या अदर कैटेगरीज हो सकती है, तो लाइक है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस और स्कूल सप्लाईज, यहाँ पे जिसमें डीमार्ट ने लास्ट ईयर्स में कुछ फोरे किया है। बट जैसे कि यहाँ पे वॉलमार्ट ने किया था ज्वेलरी में और यहाँ पे फार्मेसी के अंदर, डीमार्ट के पास भी ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज है जिसमें वो यहाँ पे फोरे कर सकता है। ठीक है, अगर अपन ने देखा होगा डीमार्ट में कुछ समय पहले
अगर आपने कभी विजिट किया हो तो कुछ समय पहले है ना कोई भी तरह की चीज़ें नहीं मिलती थी, यानी आइसक्रीम पॉपकॉर्न वगैरह, बट आज वो चीज़ें मिलने लग गई है। आप डीमार्ट में जाइए, आपको वहाँ पे आइसक्रीम वेंडिंग मशीन मिलेगी, पॉपकॉर्न वेंडिंग मशीन मिलेगी। तो इस तरीके की चीज़ें वैल्यू एडेड रही है। डीमार्ट में एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा कि कोई अदर कैटेगरीज यहाँ पे ऐड होती है क्या, ठीक है, बिकॉज आप अगर सामान खरीदते हो तो बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो यहाँ पे डीमार्ट के पास अब भी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा ई कॉमर्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो कि एक चैलेंज है। अच्छा, डीमार्ट और वॉलमार्ट में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वॉलमार्ट हमेशा बोलता था कि हम लोग ओपन टू चेंज है, बट डीमार्ट हमेशा एक चीज बोल रहा है, वी विल नॉट गोइंग टू चेंज। हम लोग हमेशा ब्रिक एंड मोटर बिजनेस में ही रहना चाहेंगे एज ऑफ नाउ। दे डोंट वांट टू कॉम्पीट विद द अदर जो ई कॉमर्स जाइंट है जो बहुत ज्यादा कैश यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, वहीं पे अगर अपन देखें तो वॉलमार्ट के साथ क्या हुआ था, जैसे उन लोग ने ना अपने उसमें स्टोर में आए थे वॉलमार्ट के अंदर, walmart.com पे जो लोग बाग आते थे, तो वॉलमार्ट पे जो ऑनलाइन वेबसाइट पे जो खरीदारी हो रही थी वो 2x मनी एक्सपेंड करते थे। मतलब अगर कोई आदमी फिजिकल स्टोर पे 100 रुपए खर्च कर रहा है तो ऑनलाइन बैठ के यहाँ पे 200 रुपए खर्च कर रहा था। बट यहाँ पे अगर अपन देखें तो डीमार्ट के पास भी एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी जो उनका डीमार्ट रेडी है, उससे भी वो बिजनेस को काफ़ी स्केल अप कर सकते हैं। और अभी कोविड-19 में तो उनका वो बिजनेस चला भी है, बट अभी बहुत बहुत लिमिटेड है, केवल 5 से 6 शहरों में ही अभी अगर डीमार्ट रेडी की सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा एक और जो चीज़ वो लोग बोलते हैं कि डीमार्ट जो था ना, डीमार्ट अगर अपन देखें, जो वॉलमार्ट था ना वो 90% पॉपुलेशन के, यूएस की पॉपुलेशन के 10 मील की दूरी में है। वैसे ही यहाँ पे डीमार्ट भी करना चाहता है, हर जगह पहुंचना चाहता है। क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन जो होता है उस पर अपन ने ऑलरेडी बात करी है। बेसिकली एक ही रीजन में बहुत सारे स्टोर्स खोलना और फिर अपन नई स्टेट में नई लोकेशन पे जाना। अच्छा, दूसरे यहाँ पे डीमार्ट का कहना है कि वॉलमार्ट के साथ क्या हुआ था कि वॉलमार्ट की जो 75% ई कॉमर्स बिजनेस है वो उनकी नॉन स्टोर इन्वेंट्री से आता था। मतलब अगर मान लीजिए मेरे 10 सामान यहाँ पे स्टोर में पड़े हैं, ठीक है, मेरे फिजिकल स्टोर में, उसमें से केवल 3 ही सामान ऐसे होते हैं जो जो मेरी यहाँ पे मेरे है ना ऑनलाइन स्टोर पे बिकते थे। तो यहाँ पे डीमार्ट बोल रहा है कि अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस में गए तो हमारी यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा हट हो जाएगी। अच्छा, डीमार्ट में एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, तो यहाँ पे ना बहुत जनरल चीज़ें मिलती है, वहाँ पे कोई भी चीज़ हाई कॉस्ट की नहीं है। और ऑनलाइन रिटेलिंग ई कॉमर्स में क्या होता है, हाई कॉस्ट के प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। डीमार्ट वॉल्यूम पे गेम खेलता है और ऑनलाइन वाले जो ई कॉमर्स होते हैं वो मार्जिन पे गेम खेलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें डिफरेंशिएट होती है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो वो क्या बोल रहे हैं कि 50 ईयर्स में यहाँ पे जो डीमार्ट के वॉलमार्ट के स्टोर्स है वो यहाँ पे 1 से 10 हज़ार हुए हैं, और वहीं पे यहाँ पे 25 साल में ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं डीमार्ट से कि यहाँ पे उनके 10 हज़ार स्टोर होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अभी अगर अपन देखें तो मतलब आज से 25 साल बाद डीमार्ट के 10 हज़ार स्टोर होना थोड़ी मतलब है ना, एक ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिटरली 5,000 के आसपास होंगे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी ये एक्सपेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। वो तब भी हो सकता है कि अगले 25 साल में अगर 100 स्टोर भी खोलते हैं तो यहाँ पे मतलब इतने तो कभी आज तक खोले नहीं है, और मेरे को लगता भी नहीं वो लोग खोलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव मतलब है ना एग्रेसिव अप्रोच हो गई है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अगर अपन देखें तो वो एक और जो चीज़ होती है कि डीमार्ट और वॉलमार्ट जिस रीजन में आ जाता है उस रीजन में यहाँ पे इम्पॉसिबल है किसी और कॉम्पिटिटर का रहना। उसके अलावा उनकी जो क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी होती है वो हमेशा यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, 80 to 90% जो नए स्टोर्स खोलते थे उसी जोग्राफी में खोलते थे जिस जोग्राफी में उनके एग्जिस्टिंग स्टोर है, और वैसे ही डीमार्ट करता है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन अपन ने बहुत ज़्यादा जगह भी देखा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर आप एक जगह के बिजनेस को समझ चुके हो, मान लीजिए बैंगलोर में लोगों को क्या पसंद है वो आप समझ गए हो, मुंबई में लोगों को क्या पसंद है, यहाँ पे किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, तो आप यहाँ पे उसमें मास्टर बन जाओगे और ज्यादा कर करके आप उसको अच्छा कर सकते हो। वहीं पे अगर अपन सोचें कि एक बार अपन मुंबई खोल रहे हैं, एक बार अपन लखनऊ खोल रहे हैं, एक बार अपन जयपुर खोल रहे हैं, एक बार अपन दिल्ली में खोल रहे हैं, तो मैनेजमेंट का ध्यान और कंपनी का ध्यान एक चारों अलग अलग टोटली डिफरेंट यहाँ पे जोग्राफीज में चला जाएगा जहाँ पे लोग अलग अलग सोचते हैं। इसलिए क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन बहुत अच्छा होता है। अपन ने थंगा माइल ज्वेलर्स की वीडियो में देखा था कि उनका भी मैनेजमेंट एकदम फोकस है, कंपनी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लास्ट उन लोग ने एक भी स्टोर नहीं खोला था, बट अब भी वो एक ही चीज बोल रही है कि हम तमिलनाडु में एक्सपेंड करेंगे। क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन करने वाली कंपनीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एक और यहाँ पे कंपनी थी सुभिक्षा करके, वो भी डीमार्ट जैसे ही काम करती थी, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स देती थी एमआरपी से कम पे, बट उनके साथ क्या हुआ, उनने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे है ना अपना एक्सपेंशन किया था और वो कंपनी बाद में बंद हो गई, ठीक है। तो वो यहाँ पे चीज़ नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे फ्यूचर रिटेल भी अगर अपन देखें तो बेसिकली एग्रेसिव रहा था, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे आज उसकी हालत ये है। अभी अगर कोई इतना ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन करता है तो उसके पास या तो कैश होना चाहिए रिलायंस रिटेल जितना, या फिर उसके पास यहाँ पे डीमार्ट जितना पेशेंस होना चाहिए। डीमार्ट के अंदर अपन ने देखा था उन लोगों ने 10 साल तक केवल 2 या 3
3 स्टोर खोले थे। साल 2002 से साल 2010 तक केवल यहाँ पे 2 या 3 ही स्टोर खोले थे। वो क्या कर रहे थे 3 स्टोर खोल के? उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। उन्होंने ये चीज़ बोली अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी बोली अभी कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी, हम केवल बिजनेस को यहाँ पे वैलिडेट कर रहे थे कि हमारा बिजनेस मॉडल चाहिए ना, हम यहाँ पे जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो हम सब कुछ सही कर रहे हैं ना। सो दे आर वेरी वेरी मतलब है ना, बहुत पेशेंट है और बहुत ही कंजर्वेटिव एक्सपेंशन करते हैं वो लोग। वहीं पे डीमार्ट का जो वैल्यू चेन है वो और ज़्यादा डिसरप्टिव है वॉलमार्ट से, क्योंकि डीमार्ट के अंदर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन बनता है वो उनका 5 से 6% का बनता है, वहीं पे वॉलमार्ट का 3 से 4% का बनता था। उसके अलावा अगर अपन देखें तो बाय एट एनी प्राइस वाले जो उनकी स्टोरी है वो बेसिकली यहाँ पे डीमार्ट को और ज़्यादा वो बनाती है। डीमार्ट से सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं अपन। तो यहाँ पे एक CLSA का बेसिकली एनालिसिस था, जब उन लोगों ने ऑनलाइन ग्रॉसरी प्राइस का स्टोर कंपैरिजन किया था कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में। तो उनने क्या देखा था, डीमार्ट का जो अगर आप देखोगे डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज जो डीमार्ट में आता है वो यहाँ पे सबसे कम है। अगर अपन देखें हर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। अगर अपन देखें तो इस कैटेगरी में मतलब 15% के आसपास है। पैकेज फूड के अंदर उनका 23.2 हाईएस्ट है। उसके बाद अगर अपन देखें बेवरेजेस के अंदर उनका हाईएस्ट है, इसके अंदर उनका हाईएस्ट था, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखिए पर्सनल केयर के अंदर भी उनका 17.2 सेकंड नंबर पे आता है, और यहाँ पे होम केयर के अंदर भी 21.3 आता है। अगर अपन कंपेयर करें तो सबसे कम जो खर्चा होगा 16.5% का ओवरऑल डिस्काउंट रहेगा। आपकी जो बास्केट होगी वो 10,000 की MRP पे बेसिकली यहाँ पे 7,900 की पड़ेगी। तो ये एक यहाँ पे है ना जो मतलब आप सब चीज़ें इसमें अगर अपन देखें तो बहुत सारी कंपनीज को कवर किया था, बिग बास्केट, जियो मार्ट, डी मार्ट रेडी, अमेजॉन पेंट्री, ग्रोफर्स एंड फ्लिपकार्ट सुपर मार्ट। तो डी मार्ट अगर कल को आप को लगता है कि अगर एग्रेसिव एक्सपेंशन करने चला गया ना तो बहुत बड़ा मार्केट खा जाएगा छोटे छोटे प्लेयर्स का, क्योंकि उनकी जो ये स्ट्रेटेजी है EDLP या फिर EDLC, बेसिकली एवरी डे लो प्राइसेस एवरी डे लो कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा चलती है। अच्छा, अब अगर अपन देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है जो यहाँ पे कंपनी ने डाला है, वो ये है कि बेसिकली कितने नेट प्रॉफिट से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, मतलब वो 25 बैगर्स यहाँ पे कितने समय में हो जाएगा तो वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये 102 बैगर्स यहाँ पे 25 साल में होगा, ये कंपनी ने डाला है। इसके अलावा ये डीमार्ट का स्टोर नेटवर्क है, ये डीमार्ट और वॉलमार्ट का। डीमार्ट अगर अपन वॉलमार्ट का देखें तो वॉलमार्ट ने 16 साल के अंदर अपने जो स्टोर्स है यहाँ पे अगर अपन देखें तो 229 स्टोर्स यहाँ पे से लेके जो ग्रोथ करी थी 1990 स्टोर्स यहाँ पे खोले थे, ठीक है। तो ये 16 साल का यहाँ पे कंपनी का वो रहा है। वहीं पे डीमार्ट अगर अपन देखें तो आज से अगले साल में किस तरीके से ग्रो होगा तो वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 ईयर्स में किस तरह की ग्रोथ आएगी, और ये डीमार्ट के और यहाँ पे वॉलमार्ट के रेवेन्यू को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। वॉलमार्ट के जो रेवेन्यू ग्रोथ उनके समय में थे जब वो अनमैच्योर्ड बिजनेस था, वैसे के वैसे ही जैसे डीमार्ट के हैं, ठीक है। तो इस तरीके का बिजनेस रहा है। उसके अलावा वापस एक और ये जो चार्ट है अगर अपन देखें तो कितने पी मल्टीपल पे, अगर 33 के पी मल्टीपल पे ट्रेड होता है और 6% का नेट प्रॉफिट मार्जिन रहता है तो ये 33 ईयर्स में, अच्छा अगर अपन देखें 33 के पी मल्टीपल में ये 102 यहाँ पे 100 बैगर स्टोरी हो जाएगी, मतलब 100 टाइम्स बढ़ जाएगा 25 साल के अंदर। ये चार्ट वापस समझते हैं। देखो 33 के पी मल्टीपल पे अगर 6% का नेट प्रॉफिट मार्जिन रहता है तो अगले 25 साल में 100 बैगर ऐसे इतने समय में होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन हाईएस्ट वो देखें कि अगर 40 के पी मल्टीपल पे इसको ट्रेड किया जाए और 7% का प्रॉफिट मार्जिन हो तो ये 144 टाइम्स बढ़ जाएगा अगले 25 साल में, ठीक है। तो ये चार्ट ये ऐसे बताता है। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स अपन कवर कर चुके हैं। उसके अलावा अगर अपन देखें तो ये बेसिकली उनके जो CEO की वो थी कि मतलब आज जो उनके तो अभी CEO बदले नहीं है डीमार्ट के तो, बट यहाँ पे जिस तरीके से वॉलमार्ट के CEO बदले थे उनके जितने भी CEOs थे वो बेसिकली यहाँ पे कंपनी के साथ एसोसिएट थे या फिर अगर अपन देखें तो बहुत है ना छोटे लेवल पे ज्वाइन हुए थे। अच्छा उसके बाद अगर अपन देखें तो 70% यहाँ पे अगर अपन देखें पावर डिसेंट्रलाइजेशन होता है वॉलमार्ट के अंदर, और वैसा का वैसा ही डीमार्ट में होता है। मतलब 70% स्टोर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्टोर खुद डिसाइड करता है कौन कौन से रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो डीमार्ट के जो CEO हैं वो भी यही सोचते हैं कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हो सकती है अपने इसके अंदर बेसिकली छोटे एम्प्लॉयज से बड़ा धमाका करवाने की बातें हैं। तो वो यहाँ पे उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बोला था, बिकॉज दे आर द एग्रेसिव प्लेयर एंड दे कैन इन्वेस्ट एंड दे कैन गो लॉन्गर, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो डीमार्ट के 80% डिस्काउंट जो स्टोर्स थे, वॉलमार्ट के 80% डिस्काउंट स्टोर्स यहाँ पे सुपर सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिए गए थे, बेसिकली लार्जर स्टोर्स में। और वॉलमार्ट के जो सुपर सेंटर्स हैं वो यहाँ पे 69,000 से बढ़ के 260,000 स्क्वायर फीट के होते हैं। तो अगर अपन देखें तो यह जो डिस्काउंट स्टोर है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसी तरीके से डीमार्ट के अंदर भी है। डीमार्ट का अगर अपन यहाँ पे स्टोर का वो भी देख लेते हैं
कि डीमार्ट और इसके अंदर भी यही चीज़ें हुई है कि उन लोग ने पहले स्मॉल स्मॉल स्टोर्स खोले, फिर उसको लार्जर स्टोर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते गए। ठीक है, सुपर सेंटर बेसिकली फुल वन स्टॉप वन सॉल्यूशन, सारी ग्रॉसरी, सारी चीज़ें, सारे सर्विसेज उनकी एक जगह मिल जाएगी। अगर अपन देखें तो डीमार्ट के पास जो स्टोर साइज़ है, डीमार्ट का स्टोर साइज़ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो कि डीमार्ट और ये जो वॉलमार्ट का स्टोर साइज है किस तरीके का चल रहा है। अगर अपन देखें जब उनके वो अपने डीमार्ट के समय में जब वो था 1990 में, या फिर अगर 1985 में, तो 50,000 स्क्वायर फीट के आसपास होता था। और डीमार्ट ने भी अपने धीरे धीरे स्क्वायर फीट का एवरेज स्क्वायर फीट जो साइज है वो यहाँ पे बढ़ाता गया है, और आने वाले समय में और बड़े बड़े स्टोर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन देखें तो डीमार्ट के और वॉलमार्ट में एक और जो चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है वो ये हो रही है कि डीमार्ट आज भी है ना इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, डीमार्ट रेडी एक है, बट यहाँ पे वॉलमार्ट ने अपने समय में क्या किया था, बेसिकली बहुत तरह तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ करी थी। जैसे कि एक जो अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि यहाँ पे आप है ना आपके प्रोडक्ट खरीदो, उसे स्कैन करो मोबाइल के थ्रू और वो ऑटो चेक हो जाएंगे। ठीक है, आप पेटीएम वॉलेट या फिर जो भी यहाँ पे वॉलेट चलता था उससे डायरेक्ट पे हो जाएंगे। ठीक है, आपको कैश काउंटर पे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कंपनी के पास एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से इसको यहाँ पे खत्म किया जा सकता है। बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में अगर कोई डीमार्ट आता है तो वो उसको यहाँ पे वेट नहीं करना है, वो लाइन में नहीं खड़ा होना चाहता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। उसके बाद अगर अपन देखें और क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो अभी तो यहाँ पे अगर अपन देखें वॉलमार्ट का ई कॉमर्स रिवॉल्यूशन बहुत खतरनाक था। उन लोग ने फ्लिपकार्ट और JD.com, मतलब चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, और फ्लिपकार्ट इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को एक्वायर किया था। तो वो सारी चीज़ें हुई थी, बट उनके मैच्योर्ड बिजनेस में हुई थी। मतलब डीमार्ट भी एक कैश फ्लो जनरेटिंग है, कैश रिच बिजनेस है। हो सकता है आने वाले समय में, मतलब आज से 10-20 साल बाद आप ये सोच सकते हैं कि डीमार्ट भी एक यहाँ पे ई कॉमर्स कंपनी को शायद एक्वायर कर ले, जिस तरीके की वॉलमार्ट की रही है। अच्छा, इसमें एक विशेष साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाईव्हील काम करता है। जैसे कि लो प्राइस होती है तो मोर कस्टमर्स आते हैं, मोर कस्टमर्स आते हैं तो हाई इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर होता है तो मोर डिस्काउंट मिलते हैं, और मोर डिस्काउंट मिलते हैं तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको कॉस्ट कम पड़ता है। ठीक है, तो उस तरीके का ये बिजनेस होता है। और यहाँ पे डीमार्ट हमेशा से है ना अपने कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा अपने वेंडर्स को सबसे जल्दी पे करता है। तो कल को अगर प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है तो सबसे पहले वेंडर या कोई भी FMCG कंपनी यहाँ पे डीमार्ट को प्रेफर करेगी, बिकॉज वो लोग है ना बहुत ज़्यादा कैश में काम करते हैं। और आपको पता है डीमार्ट का जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है वो कैश रिच रेवेन्यू है। कोई भी यहाँ पे सामान उनका उसमें नहीं बिकता है। ठीक है, बेसिकली क्रेडिट पे तो कोई बेचता ही नहीं है, ये ऑर्गेनाइज रिटेल है। ऑर्गेनाइज रिटेल अगर अपन देखें तो अभी आने वाले 5 साल में 28% से ग्रो होने वाला है। वहीं पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली 8% से ग्रो होगा। EDLP EDLC की बात कर चुके हैं। इनकी जो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे लोवेस्ट है। ठीक है, चाइना में अगर अपन बात करें या फिर अपन US में वॉलमार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट की भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाकी उनके रिटेलर्स के कंपेरिजन में सबसे कम होती थी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वॉलमार्ट का 1 to 2% था, डीमार्ट का तो है ही नहीं, डीमार्ट का कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं आता है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पे और जो सारी चीज़ें हो रही है वो, एक तो उन लोग ने ना वैल्यू इन्वेस्टिंग को यूज़ किया है। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब एक तो कंपाउंडिंग, कैश फ्लो, लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर, मतलब ट्रेडिशनल मैट्रिक्स को डीमार्ट ने अपने बिजनेस में आज भी लगाया है और उसे फोकस किया है कि हम लोग उसी मैट्रिक्स पे चलेंगे। दे आर नेवर नेवर एग्रेसिव। इवन यहाँ पे कोविड-19 भी कंपनी के यहाँ पे जो ब्रिक एंड मोटर बिजनेस मॉडल को यहाँ पे नहीं हिला पाई। मतलब अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं कि 4% का रेवेन्यू डीग्रोथ देखने को मिला था, केवल और केवल 4% का FY21 से FY20 में, जबकि इंडिया में तो 3 से 4 महीने का मोटा मोटी यहाँ पे लॉकडाउन लगा था। सो दैट मतलब आपको पता पड़ेगा डीमार्ट का बिजनेस कितना स्ट्रांग है, और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है टू एक्सपेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें थी जो यहाँ पे डीमार्ट को अगला वॉलमार्ट बनाती है। और अपन बात करें यहाँ पे वैल्यूएशंस की, ऑब्वियसली वैल्यूएशंस बहुत बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूएशन देखोगे 266 के पी पे ट्रेड होने वाला, जिसका EV टू EBITDA रेशो अगर आप देखोगे 151 का, तो बहुत बहुत ज़्यादा स्टीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है। अभी तो ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का स्टॉक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा अभी ग्रोथ होगी या नहीं होगी पता नहीं, बिकॉज नो बडी नेवर नोज कि डीमार्ट कहाँ तक चला जाएगा। बट यहाँ पे मेरे को लगता था एक 5,000 एक बहुत बड़ा लेवल है जो यहाँ पे डीमार्ट ने अभी टच किया है, और 266 के पी पे ट्रेड करना थोड़ा यहाँ पे एक वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अपन ने एनुअल रिपोर्ट में बताया था कि की ट्रिगर्स क्या क्या है, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी को बाय करना है तो बहुत यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम और पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि आप यहाँ पे
डीमार्ट को यहाँ पे है ना सेल आउट करे। ठीक है, मैं यही, अगर किसी ने अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होल्ड कर रखा है, मतलब आप समझिए 4,500 से पहले के जितने भी बायर्स हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल होल्ड करें। और यहाँ पे जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए थे वो तो आप एग्जिट कर सकते हैं। आज ऑलरेडी 5,500 से 5,000 रुपये पे आ चुका है। हमें ये देखना है ये 5,000 के ऊपर लेवल सस्टेनेबल होंगे या नहीं। 16 अक्टूबर के इनके रिजल्ट आ रहे हैं, उस पर भी यहाँ पे बात होगी, बिल्कुल होगी, अपन टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। और यहाँ पे एक और बात बता दूं, उन लोग ने अपने रेवेन्यू का अपडेट ऑलरेडी दे दिया है। उनका जो रेवेन्यू था इस क्वार्टर का हाईएस्ट था। बट यहाँ पे जनरली देखा गया है डीमार्ट के शेयर प्राइस में हमेशा का ट्रेंड रहा है कि रिजल्ट से पहले एक अच्छी खासी रैली आती है और रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद एक यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉल देखने को मिलता है। तो हो सकता है ये डीमार्ट आपको अभी यहाँ पे 4,500 के आसपास मिल जाए रिजल्ट के बाद, अगर रिजल्ट ठीक ठाक रहते हैं तो। बिकॉज एकदम से यहाँ पे स्टीप राइज देखने को मिला है, लास्ट 7 डेज में 33% बढ़ा है। तो इसलिए अपने को यहाँ पे एकदम कॉशियस होना है। मतलब कॉशियस उनको होना है जो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के इन्वेस्टर्स है, यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स है। बाकी जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है उससे कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस डीमार्ट वर्सेस वॉलमार्ट पे। और आप बाकी सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, टाटा मोटर, टाटा पावर, IRCTC, CDSL, कैम्स वगैरह सब हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे हमारे चैनल पे कवर किया है। थैंक यू सो मच।